हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी वाला में। दोस्तों, सुबह हमने 15वें क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। इसके बाद इसमें टेक्निकल इशू हो गया था, इसलिए क्लास अपनी कंप्लीट नहीं हो पाई। तो चलिए क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। 15वें क्वेश्चन से दोस्तों इसका तो आंसर अपन ने देख लिया था। इसका आंसर था रेखा चित्र में क्या वर्णित होता है। दोस्तों इसका आंसर था व्यक्ति या दृश्य का चित्रण। इसका सही आंसर भी था। चलिए दोस्तों यहीं से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन क्या है। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाटक किस शैली में लिखा जाता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। नाटक किस शैली में लिखा जाता है। वर्णनात्मक, संवादात्मक, गीतात्मक और छंदात्मक। बताइए दोस्तों नाटक की विधा क्या है, मतलब किस शैली में लिखा जाता है। नाटक है तो गद्य शैली के अंतर्गत आता है, पर इसकी शैली कैसी है बताइए। संवादात्मक। नाटक में संवाद प्रमुख होता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर हो जाएगा अपना बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी गद्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है। बताइए दोस्तों हिंदी गद्य का स्वर्णकाल कहा जाता है दोस्तों आधुनिक काल को। यहीं से गद्य का प्रारंभ हुआ है, भारतीय हिंदू युग से, इसलिए आधुनिक काल को हिंदी गद्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। चलिए दोस्तों बताइए 18वें का आंसर क्या होगा। गबन के लेखक कौन है। गबन, इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे गबन से। प्रेमचंद प्रसाद निराला पंत कौन है इनके सही लेखक। दोस्तों ये गबन प्रेमचंद जी का उपन्यास है जो 1931 में प्रकाशित हुआ। दोस्तों यह उपन्यास वर्ग 2 की यूनिट में लगा हुआ है, तो आप इसको नोट कर लें और अच्छे तरीके से याद कर लें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां। निबंध के कितने प्रकार माने जाते हैं। बताइए दोस्तों 2, 3, 4 अथवा 5 निबंध के कितने प्रकार माने जाते हैं। निबंध के दोस्तों 3 प्रकार माने जाते हैं। 3 प्रकार आपके स्क्रीन पर ये हैं। ये 3 प्रकार माने जाते हैं। वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, ये 3 प्रकार के निबंध माने जाते हैं। चलिए दोस्तों बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन का आंसर क्या होगा। यात्रा वृतांत किससे संबंधित है। बताइए दोस्तों कल्पना, यात्रा अनुभव, इतिहास, नाटक। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, यात्राओं का अनुभव ही यात्रा वृतांत में सम्मिलित किया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पत्र साहित्य किस गद्य विधा में आता है। बताइए दोस्तों यहाँ पे भी आपको नाम से ही शो हो रहा होगा, पत्र शैली में ही पत्र साहित्य लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 22, संवाद शैली का प्रयोग अधिकतर कहाँ होता है। दोस्तों यही क्वेश्चन दोस्तों पहले आ चुका है, बस इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई थी। अब देखो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। संवाद शैली का प्रयोग कहाँ होता है। कविता, नाटक, गीत और निबंध, किन में इनमें से किन में संवाद शैली का प्रयोग किया जाता है। बताइए दोस्तों। आई होप दोस्तों आपने इसमें भी लगाया होगा, क्योंकि इसका भी ही आंसर सही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी गद्य के विकास में किसका योगदान महत्वपूर्ण है। बताइए दोस्तों भारतेंदु मंडल, कबीरदास, सूरदास जी और जायसी जी। बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों ये तीनों तो हमारे भक्ति काल में पहुंच गए दोस्तों, और भारतेंदु मंडल ही आधुनिक काल में आया और यहीं से गद्य की शुरुआत हुई दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों कहानी का आकार कैसा होता है। बताइए दोस्तों कहानी का आकार कैसा होता है। विस्तृत, छोटा, छंदयुक्त, गीतात्मक। कहानी का आकार दोस्तों छोटा होता है। ये उपन्यास तथा निबंध की अपेक्षा इसका आकार छोटा होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है 25वां, उपन्यास में क्या प्रमुख होता है। देखिए दोस्तों नाटक में तो संवाद प्रमुख होता है और संवाद शैली में लिखा जाता है नाटक। अब यहाँ अपना क्वेश्चन है उपन्यास में क्या प्रमुख होता है। बताइए दोस्तों कथानक और पात्र, छंद, तुक, अलंकार। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। उपन्यास में कथानक और पात्र अहम भूमिका निभाते हैं
और जो इसको प्रभावशाली बनाते हैं उपन्यास को। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां। जीवनी किसका वर्णन करती है? बताइए दोस्तों। लेखक के स्वयं का जीवन का, किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का, प्रकृति और समाज का। बताइए दोस्तों इनमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, लेखक जहाँ स्वयं का जीवन वर्णन करता है उसे आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आत्मकथा। और जीवनी उसे कहते हैं दोस्तों जहाँ लेखक किसी अन्य का वर्णन करता है, अन्य व्यक्ति का जीवन वर्णन करता है, उसी को जीवनी कहते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। बताइए दोस्तों हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? हिंदी की पहली कहानी कफन मानी जाती है, पंच परमेश्वर मानी जाती है, हिंदुमती या पूस की रात। कौन सी इनमें से हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है? दोस्तों हिंदी की प्रथम कहानी को लेकर साहित्यकारों में मतभेद देखने को मिलता है। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। दोस्तों बहुत बार क्या होता है, ऑप्शन का खेला चलता है। यहाँ पर अभी यदि वो माधवराव सप्रे जी की ऑप्शन होता, उनकी भी एक कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी में आती है। एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी। दोस्तों ये हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है, लेकिन कुछ लोग इंदुमती को भी मानते हैं। ये एक टोकरी भर मिट्टी का रचना काल है दोस्तों, इसका रचना काल 1901 है। तो आप इसको कंठस्थ कर लें दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अभी सेट के पेपर में लगी हुई है दोस्तों। 1 मार्च को इसका पेपर हुआ है, 1901 में इसका प्रकाशन हुआ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कफन, कफन के लेखक कौन है दोस्तों? बताइए कफन, और आपको कमेंट में बताना है कफन इसकी विधा क्या है। कफन क्या है? नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, अथवा और कुछ? बताइए दोस्तों इसके लेखक कौन है अभी वर्तमान में, ये बताइए। ए प्रेमचंद, बी प्रसाद, सी निराला, डी पंत। तो दोस्तों ये प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, और ये प्रेमचंद जी की 36 अंतिम कहानी है। चलो मैंने ही बता दिया, लेकिन आप भी कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, इससे क्या होता है मुझे मोटिवेशन मिलता है, आप कमेंट करते हैं तो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गद्य में भाषा कैसी होती है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? गद्य में भाषा कौन सी होती है? कठिन होती है, अलंकारिक होती है, सरल और स्वाभाविक, और छंदयुक्त। देखो दोस्त छंदयुक्त तो हमको पद्य में देखने मिलती है, छंद पद्य में देखने मिल जाएगी, अलंकार भी पद्य में मिलते हैं। और जो कठिन होता है मेरे हिसाब से, और किसी भी लेख या कोई भी रचना कठिन नहीं होनी चाहिए दोस्तों, तभी उसका पाठकों पर प्रभाव पड़ेगा। बताइए दोस्तों इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? गद्य में भाषा कैसी होनी चाहिए? कठिन, अलंकारिक, सरल और स्वाभाविक, छंदयुक्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सरल और स्वाभाविक भाषा होनी चाहिए गद्य की। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 30वां। गद्य के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? बताइए दोस्तों गद्य के रूप में प्रसिद्ध लेखक। तो दोस्तों ये तीनों तो हमारे भक्तिकाल से हैं, और ये काव्य लेखक हैं, कवि हैं ये तीनों। हमारे हजारी प्रसाद जी निबंधकार भी हैं और कवि भी हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेखा चित्र का उद्देश्य क्या है दोस्तों? बताइए। कहानी कहना, चित्रात्मक वर्णन, गीत लिखना, नाटक करना। बताइए दोस्तों रेखा चित्र का उद्देश्य होता है दोस्तों चित्रात्मक वर्णन, इसका सही आंसर हो जाएगा भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आधुनिक गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? बताइए दोस्तों। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, भक्तिकाल युग। आधुनिक गद्य का प्रारंभ दोस्तों किस युग से माना जाता है? बताइए दोस्तों। आधुनिक गद्य का प्रारंभ माना जाता है दोस्तों भारतेंदु युग से, यहीं से गद्य की शुरुआत होती है दोस्तों। भारतेंदु जी का जन्म हुआ था 1850 में दोस्तों, और उनकी मृत्यु 1885 में हो गई थी दोस्तों। ये ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी 35 वर्ष की आयु में हिंदी को बहुत बड़ा योगदान दिया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जन्म है और ये निधन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन हमारा ये निर्मला किसकी रचना है दोस्तों, बताइए। निर्मला, ए प्रेमचंद, बी निराला, सी प्रसाद, डी पंत। तो दोस्तों हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा 33वें प्रश्न का प्रेमचंद। ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, लेख किस विधा में से संबंधित है। लेख किस विधा से संबंधित है, बताइए दोस्तों। कविता, गीत, नाटक। बताइए दोस्तों, लेख किस विधा से संबंधित है। लेख निबंध विधा से संबंधित है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैं वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूं, जिससे आपको कम समय में अच्छी तैयारी हो सके। और दोस्तों यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो इस वीडियो को और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए दोस्तों बताइए, गद्य का विपरीत शब्द क्या है। कथा, नाटक, पद्य। तो दोस्तों गद्य का विपरीत अर्थक या विपरीत विलोम क्या हो जाएगा, पद्य। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36वें प्रश्न, हिंदी गद्य के विकास में किस भाषा का प्रभाव रहा है। बताइए दोस्तों, गद्य के विकास में संस्कृत, ब्रज, खड़ी बोली और अवधी। तो दोस्तों हिंदी गद्य के विकास में खड़ी बोली का बहुत प्रभाव रहा है दोस्तों। खड़ी बोली में ही गद्यात्मक रचना हुई है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37वां प्रश्न ये रहा हमारी स्क्रीन पर, कहानी में चरम बिंदु को क्या कहते हैं। आरंभ, उत्कर्ष, अंत, प्रस्तावना। बताइए दोस्तों, कहानी में चरम बिंदु को कहते हैं दोस्तों उत्कर्ष। कहानी में चरम बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों, कहानी में चरम बिंदु को उत्कर्ष कहते हैं दोस्तों। और ये कहानी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37वां हो चुका है अपना। अब आते हैं अपन 38वें प्रश्न पे, उपन्यास में पात्रों की संख्या कैसी होती है। बताइए दोस्तों, उपन्यास में पात्रों की संख्या कम होती है, अधिक होती है, नहीं होती या निश्चित होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपके हिसाब से बहुत सरल है। इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है दोस्तों। और सर दोस्तों देखा जाए तो उपन्यास में पात्रों की भूमिका भी बहुत रहती है। सॉरी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन 39वां ये रहा आपकी स्क्रीन पर, संस्मरण और आत्मकथा में क्या अंतर है। बताइए दोस्तों, संस्मरण और आत्मकथा में क्या अंतर है। ऑप्शन ए कोई अंतर नहीं है, संस्मरण आंशिक जीवन और आत्मकथा पूरा जीवन। दोनों कविता हैं या दोनों नाटक हैं। संस्मरण और आत्मकथा में क्या अंतर है, बताइए दोस्तों। संस्मरण और आत्मकथा, तो दोस्तों संस्मरण आंशिक जीवन का चित्रण होता है, जबकि आत्मकथा पूरे जीवन का। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखना है। आत्मकथा संपूर्ण जीवन पर लिखी जाती है और संस्मरण कुछ चीज़ों को याद करके अपने जीवन का कोई एक हिस्सा, उसको बोलते हैं संस्मरण। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर करके ज़रूर जाएं और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही सहायक रहेगा। तो बताइए दोस्तों, हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। गद्य साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए दोस्तों, गद्य साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल मनोरंजन, ज्ञान और विचार, अभिव्यक्ति, तुक मिलाना और गाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ज्ञान और विचार की अभिव्यक्ति। गद्य में व्यक्ति विस्तृत रूप से अपने विचारों को श्रोताओं के सामने, पाठकों के सामने अभिव्यक्त कर सकता है दोस्तों। यही गद्य का मुख्य उद्देश्य होता है। और इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।